चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं की विज्ञान का पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं और इस विज्ञान का पहला लेसन है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक समीकरण कैसे बनाए जाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। मुख्यतः अगर हम लोग बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता बात करेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत भौतिक परिवर्तन की बात करेंगे। कोई भी भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है इस पर, फिर रासायनिक परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, समीकरण को संतुलित करना, उसमें समीकरण को संतुलित करने का बहुत आसान विधि हम बताएंगे जो अगले लेक्चर में आएगा। अभी इस लेक्चर में हम भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन की बात करने में समाप्त हो जाएगा, इसमें आज ही इसकी बात करेंगे। तो इस वाले में हम लोग इस लेसन में हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। जैसे विशेष इसमें कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। जैसे मान लीजिए पहला होता है आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा वियोजन अभिक्रिया, फिर उसमें पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर उसमें पढ़ेंगे आपका उष्माशोषीय अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जिसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी बोलते हैं। फिर इसमें दो चीज़ और आता है इस वाले 10वीं वाले पहले लेसन में, एक बोलते हैं विकृत गंधिता और एक होता है संक्षारण। तो इतने कुल टॉपिक रहेगा, कुछ इधर उधर और चीज़ें बच जाएंगी जो उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम आज इस वीडियो में क्या समझेंगे, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। और कोई भी हमारे जीवन में परिवर्तन, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन। यहाँ थोड़ा बहुत कोशिश करें कि भौतिक परिवर्तन को स्पष्ट रूप से हम लोग समझ लें कि भौतिक परिवर्तन किसे मानेंगे। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन की बात पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो इसको समझेंगे। फिर रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में हम रासायनिक अभिक्रिया के बाद उसमें क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा, क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया हो गई, उसमें क्या चेंज हो सकता है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे ना। चलिए स्टार्ट करते हैं कि भौतिक परिवर्तन से, कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं पहले से डिफिनेशन लिख चुका हूँ कि पदार्थ में ऐसे परिवर्तन, ठीक, कोई भी पदार्थ हो, हमारे इस जीवन में बहुत सारे पदार्थ हैं, पूरा हमारा ये संसार, हमारी पृथ्वी पूरी द्रव्य ही पदार्थ ही है, और इस हमारे जीवन में, हमारे आसपास में ये परिवर्तन देखने को मिलता है, बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इन परिवर्तनों को अगर हम लोग गौर करें तो इन परिवर्तनों को हम दो रूप से बांट सकते हैं, एक को बांटेंगे भौतिक परिवर्तन, दूसरे को रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो चलिए भौतिक परिवर्तन देखें। तो पदार्थ में ऐसे परिवर्तन, कोई भी पदार्थ में ऐसा परिवर्तन जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन एवं आणविक संरचना में परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब उसके रासायनिक संगठन, उसकी जो केमिकल उसकी प्रॉपर्टीज है, उसके केमिकल प्रॉपर्टीज, या यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं, थोड़ा ये स्ट्रक्चर वगैरह से है। मान लीजिए कोई मेरे पास कंपाउंड है या कोई पदार्थ है, उसके अंदर की जो संरचना है, जो भी परमाणु है, सब बांड जो बनाए हैं, उस बांड में कोई परिवर्तन नहीं है, उनका स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। तो यहाँ पर पदार्थ में ऐसे परिवर्तन को जिनमें पदार्थ का रासायनिक संगठन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एवं आणविक संरचना, मतलब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वह न बदले, परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भौतिक परिवर्तन का डिफिनीशन। ठीक है ना, भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल डिफिनीशन हो सकता है, ये डिफिनीशन हो सकता है, लेकिन इसमें देखेंगे तो रासायनिक संगठन और आणविक संरचना में अगर परिवर्तन नहीं होता है, उसे समझिए क्या है, भौतिक परिवर्तन। अगर ये डिफिनीशन नहीं समझ में आई होगी, उसके लिए भी यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ हूँ कि अगर कोई हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, जैसे भौतिक परिवर्तन होता है, उसको कैसे पहचानेंगे। जैसे इसमें मैं कुछ लिखा हूँ, उसके उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि भौतिक अवस्था में अगर परिवर्तन हो रहा है, मेरे पास कोई भी ऐसा पदार्थ है जिसमें उसके क्या हो जाए, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। अगर उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जैसे मानकर चलिए ठोस है तो द्रव हो गया, द्रव है तो गैस हो गया, गैस है तो ठोस हो गया, अगर इस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। उसके बाद दूसरा उदाहरण होता है आकृति में परिवर्तन। अगर किसी पदार्थ के आकृति में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए,
आकृति में क्या हो जाए बाबू, तो परिवर्तन हो जाए। तो आकृति में परिवर्तन का मतलब उसका शेप बिगड़ जाता है। मान लीजिए हम कोई चीज़ वस्तु लिए हैं, उसका हम काट करके या उसको तोड़ करके उसका साइज बदल देते हैं, तो ये भी परिवर्तन क्या हो जाएगा, तो ये परिवर्तन क्या हो जाएगा, आकृति में परिवर्तन। तो आकृति में परिवर्तन हो रहा है तो ये कौन सा परिवर्तन है, तो बाबू भौतिक परिवर्तन है। समझ में आया। इसके बाद देखते हैं आकार में परिवर्तन। ये आकार में परिवर्तन और आकृति में परिवर्तन दोनों के एक रूप मान सकते हैं ना, ये दोनों एक ही चीज है, आकृति में परिवर्तन और आकार में परिवर्तन। तो इस तरह से अगर किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन बाबू, तो उसके भौतिक अवस्था में परिवर्तन तो भौतिक परिवर्तन। अगर उसकी आकृति बिगड़ जाती है, पेड़ों को काट काट के छोटा कर दीजिए, तो कौन सा परिवर्तन बाबू, भौतिक परिवर्तन। आकार परिवर्तन, उसका आकार भी बदल जाएगा, लंबाई चौड़ाई का बदल जा रहा है तो भी क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन। फिर यहाँ पर अगला उदाहरण है विलयनों का बनना। विलयनों का बनना का मतलब क्या हुआ, हम विलयन वगैरह बनाते हैं। विलयन किसे कहते हैं, विलयन को बोलते हैं दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, ठीक है, दो या दो से समांगी मिश्रण का अगर कोई पदार्थ है, दो पदार्थ है उसको मिलाते हैं, समांगी मिश्रण बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं विलयन बोलते हैं। ठीक है, तो आप विलयन का मतलब जैसे पानी में अगर आप चीनी वगैरह डाल देते हैं या पानी में नमक वगैरह डाल देते हैं तो घोल देते हैं, तो ये समांगी मिश्रण बन जाता है। सीधा समझिएगा, जहां पर मिश्रण की बात होगी, जहां पर मिश्रण की बात होगी, मान लीजिए विलयन बनाएंगे तो विलयन मिश्रण से ही बनेगा ना। मिश्रण का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक वस्तुओं को आपस में मिलाना, समांगी मिश्रण। ठीक है, तो जब भी मिश्रण की बात होगी बाबू तो क्या होगा, तो भौतिक परिवर्तन होगा। फिर आते हैं इसमें रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, अगर किसी पदार्थ के रंग में परिवर्तन हो जाता है तो वो भी क्या है, भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, ये वाला जो रंग में परिवर्तन का जो उदाहरण लिया गया है, ये रंग में परिवर्तन बाबू रासायनिक परिवर्तन में भी शामिल हो सकता है या शामिल होगा। रंग में परिवर्तन का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण मैं बताता हूं। जैसे मानकर चलिए कि जैसे बल्ब है, इस बल्ब में टंगस्टन लगा हुआ है। ठीक है, अगर इसको विद्युत धारा प्रवाह करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका कलर देखिए, यहां पर देखिए रंग में परिवर्तन, जैसे रंग में परिवर्तन इसका हो जाएगा, पीला हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो हटाएंगे वो क्या हो जाएगा, फिर और पुनः मूल स्थिति में आ जाएगा। तो इसमें रंग में परिवर्तन हो रहा है। और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे मानकर चलिए अगर मेरे पास एक प्लेटिनम की अगर कोई तार ले लें, अगर उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, तप करके, मतलब हीट होके लाल हो जाता है। लाल होने का मतलब क्या है, उसमें क्या हो रहा है, रंग का परिवर्तन। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को हटा देंगे, टेम्परेचर को जैसे ही हटाएंगे तो लाल जो था और लाल कलर अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ। लेकिन रंग में तो परिवर्तन हुआ, रंग में परिवर्तन हुआ, लेकिन जैसे उस कारण को हटा दिए, जिस कारण से वो रंग में अपना रंग बदला था, उस कारण को क्या कर दिए, हटा दिए। मतलब ताप को हटा दें तो अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। तो यहाँ पर अगर रंग में परिवर्तन होगा तो बाबू तो भौतिक परिवर्तन। तो ध्यान देना, यहाँ पर रंग में परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन में भी शामिल हो सकता है। जैसे अगर आप लोग सेब काटते हैं तो कुछ समय के बाद उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है, वो ऑक्सीजन से क्रिया करके वो भूरे कलर का एक कलर शो कर देती है। तो यहाँ पर ये कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर तो आप बताए थे कि भौतिक परिवर्तन में रंग का बदल जाना क्या है, भौतिक परिवर्तन। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल सिर्फ रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में भी हो सकता है रंग का बदलाव। तो यहां पर दिक्कत ये आती है सर पहचानेंगे कैसे, कहेंगे दोनों में यहां पर रंग में परिवर्तन है। तो देखिए समझने का तरीका क्या है, इसमें जो रंग परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन में जो रंग परिवर्तन होगा, ये रंग परिवर्तन वापस भी हो जाएगा। जैसे प्लेटिनम की तार को मैं बताया था, गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लाल हो जाएगा। अगर मैं उसको गर्म किया हूं ना, ताप दिया हूं, उस ताप को ही हटा दें तो पुनः वो अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा। इसका मतलब कि जिस वजह से वो अपना कलर बदला था, उस कलर को क्या कर दें, हटा दें, उस कारण को ही हटा दें, तो क्या बोलेंगे उसे बाबू, तो वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर रिवर्स में भी चीजें हो रही हैं, अगर वो वापस आ सकता है तो भौतिक परिवर्तन है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं है, इसमें एक बार रंग बदल दिया तो बदल दिया, ये वापस होने वाला नहीं है। तो यहां पर देखेंगे तो रंग में परिवर्तन यहां पर भी होगा, रंग में परिवर्तन वहां पर भी होगा, लेकिन ये रंग में परिवर्तन जिस कारण से हुआ है उस कारण को हटा देंगे तो वो
तो वो फिर पुनः अपने मूल रंग में प्राप्त हो जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन का हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन में भी रंग परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक बार वो कलर बदल दिया तो बदल दिया, फिर वापस उस कलर को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर बाबू रंग में परिवर्तन समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन करेंगे तो अभी किसका है, भौतिक परिवर्तन। जैसे मान लीजिए बल्ब को ही ले लीजिए, अगर बल्ब को अगर विद्युत धारा का प्रवाह करते तो हीट हो जाता है। क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। लेकिन जैसे विद्युत प्रवाह का धारा रोक दीजिए तो फिर पुनः अपनी पुनः स्थिति में क्या हो जाता है, वह मूल स्थिति में आ जाते हैं, ठंडा हो जाता है। तो देखिए यहां पर जिस कारण से हम लोगों ने उसको गर्म किया था, ताप दिया था, उस कारण को हटा देने पर ये भी क्या हो गया, तो रिवर्स हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ताप में भी अगर किसी वस्तु में क्या हो रहा है, परिवर्तन, तो उसको क्या बोलेंगे, भौतिक परिवर्तन। अगर लोहे के छड़ को अगर हम किसी ताप में या किसी आग में डालते हैं तो पूरा एक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो मतलब उस जैसे ही उसको हटाएंगे तो बाद में ठंडा भी हो जाता है। तो ये भी किस में शामिल होगा बाबू, तो भौतिक परिवर्तन में शामिल होगा। तो ताप में परिवर्तन किसका उदाहरण है बाबू, भौतिक परिवर्तन का। इसी तरह से हमारा विद्युत अपघट्य पदार्थों का आयनन, अगर किसी का डिकम्पोजिशन होता है किसी पदार्थ का, वो भी किस में शामिल होगा, तो भौतिक परिवर्तन में शामिल होगा। फिर ऊष्मीय प्रसार। ऊष्मीय प्रसार का मतलब उष्मा पाकर अगर कोई पदार्थ उष्मा पाकर उष्मा का क्या करता है, विस्तार करता है, उसे बोलते हैं ऊष्मीय प्रसार। मतलब उष्मा का विस्तार करता है। इसमें ध्यान से समझिएगा कि अगर मान लीजिए जैसे कि अगर इसी कोई लोहा का छड़ है, अगर उसे मैं आग में डालता हूं तो उष्मा का क्या करता है, विस्तारित। कहने का मतलब एक सिरा आग में डालेंगे तो इधर भी सिरा पूरा गर्म हो जाता है। अरे बहुत एग्जांपल देखे होंगे, जैसे मक्का का भूजते समय लोहे का कील छोड़ उसमें डाल करके वो भूजते हैं तो एक सिरा किस में हो जाता है, आग में, और दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, गर्म, उसे कपड़े से पकड़ लेते हैं। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा। तो ये क्या है, उसमें प्रसार का। कहने का मतलब भौतिक अवस्था में परिवर्तन, भौतिक अवस्था में परिवर्तन, आकृति में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, विलयनों का बनना, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, विद्युत अपघट्य पदार्थों का आयनन, डिकम्पोजिशन, ऊष्मीय प्रसार, ये बाबू किस में शामिल होंगे, तो भौतिक परिवर्तन में शामिल होंगे। ठीक है। अब देखिए यहां पर इसके कुछ लक्षण में लिखा हूं कि परिवर्तित अवस्था तभी तक रहती है जब तक कि परिवर्तन का कारण उपस्थित रहे। अभी मैं बताया हूं, अरे जिस कारण से ये परिवर्तन देखने को मिल रहा है, भौतिक परिवर्तन, जिस कारण से परिवर्तन देखने को मिल रहा है, किसी भी पदार्थ में अगर कोई परिवर्तन हो जाए, जिस कारण से हो रहा है वो परिवर्तन, उस कारण को अगर हटा देने पर फिर वो पुनः उसी स्थिति में प्राप्त हो जाता है, तो किस में शामिल हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन में शामिल हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, मतलब वो अस्थायी होता है, ये नहीं कि हमेशा के लिए हो गया। रंग परिवर्तन कर दे तो हमेशा के लिए रंग परिवर्तन कर दिया। ये एलईडी बल्ब वगैरह जल रहे हैं, ये विद्युत धारा का पा करके क्या कर दिया, यह अपना कलर बदल दिया, लेकिन जैसे ही छोड़ेंगे अपनी मूल स्थिति में आ जाएगा। तो ये चीजें देखें तो लिखा गया कि परिवर्तित अवस्था तभी तक रहती है जब तक परिवर्तन का कारण उपस्थित रहे। मतलब ये अस्थायी होता है, वो हमेशा के लिए नहीं होता, वो रिवर्स में चीजें हो सकती हैं। लेकिन एक विशेष नोट भी लिखवाया हूं, एक यहाँ पर अपवादिक यहाँ पर क्वेश्चन भी है। ऐसा नहीं है कि सभी भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग कम बैक मतलब रिवर्स हो सकते हैं, सभी लोग रिवर्स नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल में मान लीजिए अगर मेरे पास लोहे का छड़ है, अगर उसको फोर्स लगाकर मोड़ देते हैं, क्या वो पुनः अपनी स्थिति में आ जाएगा, नहीं आएगा। तो कहेंगे कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन है, मतलब सभी अस्थायी नहीं होते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल वो लिखा हूं, नरम लोहे को छड़ को मोड़ना। अब देखिए यहाँ पर भौतिक परिवर्तन का एक डिफिनीशन लिखा था, एक डिफिनीशन समझने के लिए और लिख दिया। इन सारी जानकारी के आधार पर मैं एक डिफिनीशन आपकी सहायता के लिए लिख दिया हूं। यदि किसी भी परिवर्तन को सामान्य भौतिक प्रक्रम का उपयोग करके उत्क्रम किया जा सके तो वह भौतिक परिवर्तन है। कहने का मतलब बाबू, यदि किसी भी परिवर्तन को, कोई भी परिवर्तन हो रहा है, किसी भी पदार्थ में परिवर्तन बाबू हो रहा है, अगर उसमें सामान्य भौतिक प्रक्रम क्या होता है बाबू, जैसे छानना, निथारना, आसवन करना, वाष्पीकरण करना, ये सब किसमें बाबू शामिल होते हैं, तो सामान्य भौतिक प्रक्रम। जैसे फटकना भी होता है, सब क्या होता है, सामान्य भौतिक परिवर्तन। अब यहां से देखिएगा, अगर सामान्य भौतिक प्रक्रम के द्वारा, मतलब इन सबके द्वारा अगर आप उसको क्या कर सकते हैं, उत्क्रम कर सकते हैं। उत्क्रम का मतलब बाबू होता है रिवर्स। क्या हो सकता है, तो रिवर्स, मतलब उत्क्रम तो वापस कर सकते हैं,
वापस अगर हो जाता है उसको क्या बोलेंगे, तो भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक था ये भौतिक परिवर्तन से संबंधित था, जो 10th के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन सोचा हूं कि रासायनिक अपरिवर्तन पढ़ने से पहले इसको भी एक नजर देख लेते हैं, जिससे आपको मदद मिलेगी, कुछ जानेंगे। अब आते हैं बाबू, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन, तो यहां पर देखिएगा लिखा गया है कि पदार्थ में ऐसे परिवर्तनों को, पदार्थ को ऐसे परिवर्तनों को जिनमें पदार्थ के अणुओं का, पदार्थ के अणुओं का, पदार्थ में ऐसे परिवर्तनों को जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन अथवा आणविक आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। कहने का मतलब भौतिक परिवर्तन में उसका केमिकल प्रॉपर्टीज या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नहीं बदल रहा था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, वो बांड इधर उधर दूसरे से बना लेगा, मतलब उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो भी उसका स्ट्रक्चर है वो बदल सकता है। इंटरनल में चीजें बदल सकती हैं, एक एटम दूसरे एटम से बांड बनाएगा। तो यहां पर ऐसा परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो रासायनिक परिवर्तन। जब उसका इंटरनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा तो किसमें शामिल हो जाएगा, तो रासायनिक परिवर्तन। तो ये उसका डिफिनीशन है। यहां पर देख रहे होंगे बाबू, यहां पर लाइट थोड़ा लग रहा है तो दिख नहीं रहा होगा, तो मैं पढ़ा हूं, तो मेरे वॉइस को थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा कि पदार्थ में ऐसे परिवर्तनों को जिनमें पदार्थ के अणुओं का रासायनिक संगठन अथवा आणविक या अणुओं की आंतरिक संरचना में परिवर्तन हो जाता है, वो किसमें शामिल हो जाता है, तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है ना, रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। इसके बाद मैं रासायनिक परिवर्तन का कुछ उदाहरण लिया हूं, जैसे पदार्थों का दहन। पदार्थों का दहन, पदार्थों का दहन का मतलब बाबू हुआ, किसी पदार्थ को अगर जलाते हैं, अगर किसी पदार्थ को आप जलाते हैं तो जब जलाने की बात होगी तो दिमाग में खटाक से जल जाना चाहिए, कौन सा परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। आप ध्यान से समझिएगा, यहां पर एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। वैसे तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन से बहुत अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं कंपटीशन लेवल पर, लेकिन वो हमारा कंपटीशन लेवल को उतना ध्यान में नहीं रख रहे हैं, वो थोड़ी बहुत ध्यान में रखा गया है। लेकिन यहां पर एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, जिससे मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना, दो सेंटेंस है, मोमबत्ती का पिघलना और मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती के पिघलने का मतलब अवस्था का परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, अवस्था का परिवर्तन। तो ये किसमें, अवस्था परिवर्तन किसमें होता है, तो भौतिक परिवर्तन में। तो जब ऐसा प्रश्न आ जाए कि मोमबत्ती का पिघलना, तो बताइएगा कि भौतिक परिवर्तन। लेकिन अगर वही कह दिया जाए कि मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती का जलना, जलना का मतलब दहन की बात हो रही है, तो जब दहन की बात होगी तो उसे क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। उसके बाद दूसरा उदाहरण है जंग का लगना, ठीक है ना। जब किसी पदार्थ में जंग लग जाता है, ऑक्सीकरण उसका हो जाता है, ऑक्सीकरण और अपचयन सब इसी में पढ़ेंगे। अगर किसी पदार्थ में जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है समझिए, तो जंग लगना भी क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन मानेंगे आप लोग। हम अगर किसी धातु को खुले हवा में नमी में रख देते हैं तो उस पर क्या लग जाता है, तो जंग लग जाता है। तो ये कौन सा परिवर्तन है बाबू, तो रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। जैसे अक्सर सवाल में पूछता है कि छड़ को स्वतंत्र छोड़ देने पर, वायु में छोड़ देने पर उस भूरे कलर का एक रंग आ जाता है, इसमें कौन सा परिवर्तन, तो बताइए खटाक से, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जंग लगना किसमें शामिल होता है, रासायनिक परिवर्तन में शामिल होता है। अगला एग्जाम्पल लिया गया है किण्वन। किण्वन क्या होता है, हमारे कई ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक, बहुत सूक्ष्म माइक्रो जीव होता है ना, बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, ठीक है ना। उनके वजह से वो किण्वन हो जाता है, क्या हो जाता है, किण्वन हो जाता है। जैसे मानकर चलिए दूध है, दूध से दही का बनन, दूध से दही का बनना, एक किण्वन एक प्रकार का है। इससे छोटे छोटे जीव के कारण क्या हो जाता है, तो दही हो जाता है। तो ये किण्वन की वजह से होता है। फिर और समझिए, जिससे मानकर चलिए, और जैसे फलों का पकना, अगर हमारे जो फल होते हैं वो फल कैसे पकते हैं, तो किण्वन के द्वारा पकते हैं, फलते हैं ना, पक जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पक जाते हैं। तो अगर इसमें किण्वन की बात होगी तो कौन सा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन का बाबू ये रहा डिफिनीशन। और रासायनिक परिवर्तन में कुछ उदाहरण लिखा हूं, जैसे पदार्थों को दहन, पदार्थ को जलाएंगे तो क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। किसी पर जंग लग रहा है तो रासायनिक परिवर्तन, किसी का किण्वन हो रहा है तो रासायनिक परिवर्तन। ये सब रासायनिक परिवर्तन में शामिल होगा, ठीक है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है ना। और हमारे इस 10th का इंपोर्टेंट यहीं से समझ लीजिए स्टार्ट हो रहा है। ये तो इसका एक तरह से इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, मैं बताया बाबू कि रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया एक ही होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी क्लासिकल डिफिनीशन लिखते हैं। यहाँ पर क्या है,
वह अभिक्रिया, मतलब ऐसा परिवर्तन या वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक, जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, अरे एक पदार्थ ले लो, दो पदार्थ ले लो, तीन पदार्थ ले लो, सबको मिला दो, समझ में आया? वही लिखा गया कि जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके, मतलब आपस में मिल करके उसमें रिएक्शन कर लेते हैं, अभिक्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर, मतलब एक अरेंजमेंट उनका हो करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? नया प्रोडक्ट बन जाता है। तो जब नया प्रोडक्ट बनेगा, नए पदार्थ का निर्माण होगा एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण, निर्मित पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुण मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं, वो किस क्या हो जाता है? वहाँ रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। कहने का मतलब बाबू ये है, जब कई पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बनाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन वो जो नया पदार्थ है, वही पदार्थ जो पहले था, उसकी प्रकृति और इसकी प्रकृति क्या होगी? अंतर होगा। उससे क्या होगा? ये भिन्न होगा। कहने का मतलब कि ये नया प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन जो नया प्रोडक्ट बना वो पुराने वाले प्रोडक्ट जैसा नहीं होगा, उसी से मिलकर बना है लेकिन वैसा नहीं होगा। ठीक है, तो किसमें शामिल हो जाएगा? तो उसे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। एक बार बाबू फिर से पढ़ देता हूं, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके पुनः व्यवस्थित होकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं एवं निर्मित पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण मूल पदार्थ से सर्वथा भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले लिया हूं कि मैग्नीशियम धातु को, मैग्नीशियम क्या है? धातु। धातु का मतलब एटॉमिक नंबर इसका कितना होता है? 12 मैग्नीशियम का। धातु किसे कहते हैं? जल्दी सुन लीजिए। धातु पहचानने के सबसे अच्छा तरीका, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानते हैं तब, अगर किसी हर एक एटम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहते हैं बाबू ना, तो उसको धातु बता देंगे आसानी से। अगर किसी परमाणु के बारीक कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? धातु। तो मैग्नीशियम में क्या है? धातु। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,8,2 होता है, 2,8,2 होता है। तो बारीक कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो धातु हो गया मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर, अरे कोई भी वस्तु वायु के बिना जलेगी नहीं, मतलब ऑक्सीजन के बिना नहीं जलेगी, तो वही कह रहा है कि मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या बना लेता है? तो चूर्ण प्राप्त कर लेता है या सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ये किसका उदाहरण है बाबू? तो रासायनिक अभिक्रिया का। रासायनिक अभिक्रिया के तो बहुत सारे उदाहरण पढ़ने हैं, सोचना ही नहीं है, तो बस एक लिख दिया हूं, उदाहरण इसके बहुत सारे पढ़ेंगे, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया कई प्रकार की होती है, तो उसमें बहुत सारे हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे और एग्जाम्पल ही हमारे परीक्षा की दृष्टि से क्या होगा? इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो रासायनिक अभिक्रिया का। तो अब यहां तक हो गया। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? इसका हो गया। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? ये भी हो गया। रासायनिक परिवर्तन का एक रूप है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये भी हो गया। अब यहां पर एक और टॉपिक बचा है इस लेक्चर में, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान का मतलब बाबू, अब तो हम तय कर ही पाएंगे कि कौन भौतिक परिवर्तन है, कौन रासायनिक परिवर्तन। जब रासायनिक परिवर्तन पहचान कर लेंगे तो अब ये सोचिए, रासायनिक परिवर्तन अगर किसी पदार्थ का हो रहा है तो उसमें क्या चेंजिंग देखने को मिलेगा, क्या चेंज हो सकता है, वही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। तो बाबू, जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होगा तो अवस्था का भी परिवर्तन हो सकता है। अरे कोई ऐसा रासायनिक परिवर्तन हो जिसमें पहले ठोस था, बाद में क्या बन गया? द्रव बन जाएगा या गैस बन जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? अवस्था का परिवर्तन हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में। उसके साथ ही साथ रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। जैसे सेब को काट दिए थे, रंग उसका दूसरा हो गया था, ठीक है, तो उसमें रंग का भी परिवर्तन हो सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान गैस भी निकल सकती है। क्या निकल सकती है? गैस निकल सकती है। मान लीजिए हमारा जो पाचन वचन होता है, श्वसन कार्य जो होता है, सब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, तो इस तरह से ये गैस निर्मुक्त हो रही है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन मिलेंगे जिसमें क्या होगा? गैस क्या होगी? निर्मुक्त होगी। अगला देखिए, बहुत सारी ऐसी अभिक्रिया होंगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें ताप का क्या हो जाएगा? परिवर्तन। क्या हो जाएगा? परिवर्तन। मान लीजिए कोई दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ आपस में मिले और एक नए पदार्थ का निर्माण किए, लेकिन उसके साथ ही साथ क्या हुआ? ताप का भी परिवर्तन हो गया। हो सकता है कि ताप उसमें बढ़ गया, मतलब ये दोनों पहले ठंडा थोड़ा था, दोनों को जब मिलाए ना तो ये पदार्थ क्या हो गया? गर्म, एकदम गर्म हो गया।
तो यहाँ पर क्या हो गया, ताप का भी परिवर्तन हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया में। अब देखिए दूसरा लास्ट है आपका अवक्षेप का बनना। तो इतनी सारे परिवर्तन हो सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बाद। अब यहाँ पर समझिए भौतिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। ठीक है, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं और नेक्स्ट हमारा जो क्लास होगा, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया। इसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है, अगला टॉपिक। उसी में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं, उसको और जानकारी कैसे देते हैं रासायनिक समीकरण में। उसके बाद दो चीज़ों पर कल अगले लेक्चर में बात होगा। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें क्या पढ़ना होगा आप लोगों को, बहुत सारे प्रकार हैं जो शुरू में बताया हूँ। ठीक है, तो इसको पढ़ाई करते रहिएगा, बढ़िया से इसको देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी दिमाग में कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। ठीक है।